हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल और टॉप करे पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग होता है और स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें और क्या करें। जब क्वेश्चन राष्ट्रपति पे बनता है, चाहे वो उसके आर्टिकल हो या वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ डिक्टेट करने नहीं आई हूँ कि सिर्फ मैंने रीड करा और बनाया। आज जो आपके नोट्स तैयार किए गए हैं ये सारे वही हैं जो पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन पेपर्स में आ रखे हैं और कुछ ऐसे पॉइंट भी डाले हैं जिनके आने की पूरी संभावना आपके कमिंग एग्जाम्स में है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरे चैनल का एक ही मकसद है कि आप सिर्फ रटे नहीं, आप समझे। तो आज मैं आपको इस तरह से समझाने वाली हूँ राष्ट्रपति का टॉपिक कि आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार में ही अच्छे से राष्ट्रपति के टॉपिक को सुन लिया पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति का पहले से आता होगा, जो भी मेरी वीडियो में विजिट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, रिवीजन हो जाएगी, और जिनको नहीं आता उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, सबसे पहला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है। आपको पता होना चाहिए या पता भी होगा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वह राज्य प्रमुख होता है। फटाफट से हम इनको देखेंगे। जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे हैं और बहुत ईजी हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी इनकी टर्म 5 ईयर की होती है। राष्ट्रपति की शपथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, इसीलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के समक्ष शपथ लेते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बना है कि अगर सीजेआई प्रेजेंट ना हो तो फिर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ ले सकते हैं। तो अगर सीजेआई प्रेजेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। अब राष्ट्रपति का इस्तीफा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऊपर के 5 पॉइंट है सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। उपराष्ट्रपति को देता है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति, तो ये अच्छे से याद करना। अब आता है राष्ट्रपति का वेतन। अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन जितना लिखा हुआ है 5.08 लाख पर मंथ है, यही आपको लर्न करना है। पूछा जाए तो आपने ऐसे ही इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे लर्न करें। इसमें लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने जैसा है। हम ये जानते हैं कि 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और जो अन्य राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वो, प्लस जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली व पुडुचेरी, वो उनके सभी सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इन सभी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यानी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा व केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब ये मनोनीत सदस्य कौन है? जब राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो वो मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसी के साथ जब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो अब आप समझ जाएंगे कि सदन के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। सीधी डेफिनेशन है। अगर समझना है तो मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया कि कौन से भाग लेंगे और कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ समझने का है और लर्न करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सारी नियुक्तियां एक साथ डाल दी कि आपको अलग से लर्न ना करना पड़े। राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की नियुक्तियां की जाती हैं तो हम वो देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति व उसके वेतन निर्धारित करता है, यानी जो महान्यायवादी होता है उनकी नियुक्ति करना व उनके वेतन निर्धारित करना। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं। राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम व
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीजेआई की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। वह अन्य न्यायाधीशों की भी। राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। यानी जब राज्य व केंद्र के बीच राजस्व बंटवारा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 वर्ष में, वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला वह समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्य को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। ये वही 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। और ये कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े क्षेत्र से आते हैं। उन लोगों की नियुक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। यानी अगर कोई अलग से इनके लिए आयोग बनेगा तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकता है। तो नियुक्तियां तो हमें पता है, चाहे वो महान्यायवादी की हो, महालेखा परीक्षक की हो, या मुख्य चुनाव आयुक्त की हो, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की हो, राज्यपालों की हो, वित्त आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की हो, सीजेआई की, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की हो। तो ये तो हमें पता ही था, मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है कि कौन कौन से नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन जो अन्य नियुक्तियां थी, यानी कुछ अन्य आयोग जो इसमें 2 ऐड किए गए थे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रखे हैं, इसलिए इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, मैंने जिस भी स्टूडेंट ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आर्टिकल की देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट आर्टिकल्स में ऐड हो चुके हैं जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड थे। इसीलिए पहले आर्टिकल वाली देखना, उसके बाद राष्ट्रपति वाली देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए आवेदन या नामांकन कर सकता है जिसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट पद पर वो ना हो या सरकारी नौकरी में ना हो। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। यहाँ ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेगा तो उसके पास दोनों सदनों में से 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक यानी 50 समर्थक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। नहीं तो फिर सभी लोग ही राष्ट्रपति का नामांकन भर दे। सभी भर सकते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरेगा 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी ऐसे 50 लोगों का एक प्रस्ताव आना चाहिए कि हाँ ये राष्ट्रपति बने, यानी वो बनाना चाहे कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और इसका प्रस्ताव वो चुनाव आयोग में भेजे। उसके बाद उस प्रस्तावक के लिए 50 समर्थन भी होने चाहिए, और ये व्यक्ति अलग अलग होंगे। जो 100 व्यक्ति होंगे, ये नहीं कि जो 50 प्रस्तावक हैं वही 50 अनुमोदक हैं, ऐसा नहीं होगा। ये 100 व्यक्ति होंगे, 50 अलग प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 जमानत राशि जमा करानी होती है रिजर्व बैंक में। पहले ये 2500 रुपये थी, लेकिन अब ये 1997 में 2500 रुपये थी, लेकिन अब ये राशि जो है 15,000 रुपये कर दी गई है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसे कुल वोट का 1/6 यानी 1/6 वोट मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो जो उन्होंने राशि जमा कराई है 15,000 रुपये, वो जब्त कर ली जाती है, इनको वापस नहीं दी जाती। क्योंकि अगर जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ है वो टोटल वोट का 1.6 वोट भी नहीं ले पाया, तो ऐसे में उसकी राशि रिजर्व बैंक के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अब आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि महाभियोग क्यों लगाया जाता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर लगता है तो वो तभी लगेगा जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो। फटाफट से देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत इजी है, सिंपल सा याद रखना है। हमारे पास संसद के 2 सदन है, राज्यसभा है, लोकसभा है। आपको बस इतना याद रखना है कि महाभियोग किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, वो चाहे राज्यसभा लगाए चाहे लोकसभा लगाए, कोई भी सदन से ये प्रस्ताव महाभियोग का जा सकता है। जब प्रस्ताव भेजा जाएगा
तो इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और ये हमें याद रखना है। जब आरोपों वाला प्रस्ताव भेजा जाएगा तो उस पे चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें से किसी भी एक सभा के सदस्यों के 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। हमें बस इतना ध्यान रखना है, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। जब ये लगाया जाता है तो इस पे 1/4 यानी महाभियोग के प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी 1/4 सदस्य ये चाहें कि महाभियोग लगे राष्ट्रपति पे। फिर 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद 2/3 बहुमत से वो बिल उसी सदन से पास होता है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जब महाभियोग लगेगा तो महाभियोग लगाने के लिए 1/4 वोट होने चाहिए उसी सदन के सदस्यों के, और जब वो आरोप लग जाता है तो उस आरोप को दूसरे सदन में भेजने के लिए यानी उसको पास करने के लिए फिर से 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत चाहिए होता है। और जब वो उस सदन से पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसको इसकी जांच करनी होती है, चाहे वो लोकसभा भेजे या वो राज्यसभा भेजे। अगर राज्यसभा लगाएगी तो लोकसभा में जाएगा और अगर लोकसभा लगाएगी तो राज्यसभा में जाएगा और उस सदन को इन आरोपों की जांच करनी होगी। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन से लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए पहले 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए और 14 दिन का नोटिस खुद राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसी सदन के 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो वो दूसरे सदन में जाता है, और अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से फिर उसको पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से इसको लर्न कराया है और इसमें याद करने का कुछ नहीं था, सिर्फ समझने का था। अगर महाभियोग की प्रक्रिया समझ में आ गई है तो रटना नहीं पड़ेगा, बस 1/4, 2/3 एंड 2/3 बस हमें इतना याद रखना है। और 14 डेज का नोटिस कौन देता है, कैसे देता है, आपको ये याद हो गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, यानी राष्ट्रपति का पद कब कब खाली रह सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पद है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये पद खाली रहना नहीं चाहिए, और अगर ये खाली रह जाता है तो वो कौन से कारण है जिसकी वजह से खाली हो सकता है। 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, उसके त्यागपत्र देने पर, यानी राष्ट्रपति ने खुद से त्यागपत्र दे दिया हो, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो। अब तक 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम से पूछा गया है कि वो राष्ट्रपति चुनिए निम्न में से जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ हो। तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन आदि से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति के पद पे कार्य करता है, इसको एक बार में समझ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति ने अपना पूरा कार्यकाल वर्ष, यानी शपथ लेने से लेकर पूरे 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहा हो, तो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक राष्ट्रपति ही उस पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के बाद भी, क्योंकि पता है राष्ट्रपति के चुनाव हो जाएंगे तो नया राष्ट्रपति आ जाएगा, तो फिर पुराने राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ ही नहीं, वो अपने कार्यकाल के बीच में ही महाभियोग से हट गया है, या मृत्यु हो गई है, या त्यागपत्र दे दिया है, या बीमार हो गए, तो ऐसी स्थिति में उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं करा है 5 वर्ष का, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आएंगे। लेकिन कितने समय तक? सिर्फ 6 महीने तक, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और 6 महीने बाद नए राष्ट्रपति अपने पद पर आ जाने चाहिए। तो उपराष्ट्रपति तब तक जो है राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते, और वो कब बना रहेगा? जब राष्ट्रपति ने अपना पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल ना किया हो और किसी कारणवश वो अपने कार्यकाल से बीच में ही हट गए हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। अब क्वेश्चन बनता है अगर उपराष्ट्रपति भी ना संभाल पाए तो कौन संभालेंगे, तो फिर CGI संभालेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु वह इसके लिए बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकता है या राष्ट्रपति खुद उनसे सलाह ले सकता है, लेकिन वो इसको माने या ना माने ये राष्ट्रपति की मर्जी होती है। वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी ये मजबूर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है क्वेश्चन पेपर्स में। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी हमारे जितने भी सैन्य बल हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उनका सर्वोच्च सेनापति होता है और उनके प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वह युद्ध व इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। अगर भारत में युद्ध की घोषणा होती है या समाप्ति होती है तो वो भी किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को केवल स्वीकृति दे सकता है, ना वापस कर सकता है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकता है। बाकी सभी हमने करा भी है। आर्टिकल में 111 आर्टिकल होता है जिसमें राष्ट्रपति को विधेयकों को पास करना होता है। संसद से सभी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं, वो उनको स्वीकृति दे सकता है, उसमें फैसले सुरक्षित रख सकता है या उसको पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकता है। लेकिन संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल होता है उसको राष्ट्रपति ना तो वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार कर सकता है। उसको हर हाल में संविधान संशोधन पे अपनी स्वीकृति देनी होगी। यही एक ऐसा बिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बिल लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जहां अपवाद आ जाता है ना वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो हमारा अपवाद संविधान संशोधन बिल का ही है और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है। इसीलिए आप सभी ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और जो मैंने आपको बताया वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। चाहे वो उनका महाभियोग हो, चाहे वो उनका पद की रिक्तियाँ हो, चाहे वो उनका निर्वाचन हो या राष्ट्रपति के बारे में कुछ मुख्य बातें हों, ये बातें हमने बिल्कुल एक क्विक रिव्यू में करी हैं, बहुत अच्छे से समझकर करी हैं। रटने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ नहीं आपको करना है, बिल्कुल टिप पर ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चाहे उनका कार्यकाल हो 5 वर्ष का है, चाहे उनकी सैलरी हो, चाहे उनकी शपथ हो या उनका इस्तीफा हो, उपराष्ट्रपति है और मुख्य न्यायाधीश है। इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत थी ही नहीं। बिल्कुल क्विक रिव्यू मैंने एक आपको दिया है। इसमें सिर्फ रिवीजन करने का है, रटने का कुछ नहीं है। नियुक्तियां आपने देख ही ली हैं, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, ये थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। योग्यताएं आपकी हो गई हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महाभियोग बहुत ईजी था, 1/4, 2/3 एंड 14 डेज का नोटिस। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता ये भी आपने देख ली है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य तथ्य, यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं थी। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें सिर्फ वही पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जो टू द पॉइंट है और एग्जाम्स में आ रखे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की फिर से रिपीट होने और आने की पूरी संभावना बनी रहती है हर एक क्वेश्चन पेपर में। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डाले गए हैं जो अभी तक ना आए हो या आने की संभावना हो। और इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल क्विक रिव्यू में, रटने की ज़रूरत ना पड़े, टिप पर आपको लर्न हो जाए। तो हमारे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को मिल जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।